जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले गाइडलाइंस मिलती हैं कि आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। सो फॉर दैट रीज़न कि हमने यहाँ पर अपने इस चैनल में, चाहे आप पीएससी किसी भी स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटीज़ का सिलेबस ज़रूरी पढ़ना पड़ता है। यानी कि आपको हमारी यहाँ पर आज स्टार्ट जो किया है वो रहेगा हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री हम क्लास सिक्स्थ, एनसीईआरटी जो हमारी है क्लास सिक्स्थ से लेकर, एनसीईआरटी जो हमारी आती है तो वो हम क्लास सिक्स्थ से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक सारी की सारी आपको कवर करवा देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री से पहला चैप्टर रहेगा, वो पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा गया है इस एनसीईआरटी में। तो आपको बेसिकली मैं इस वीडियो सीरीज़ में पूरी तरीके से वही पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे ही ये मैप मिलेगा। तो इस मैप में आपको कुछ जगह दिखाए गए हैं, जिन जगहों के बारे में आपको यहाँ पर पिन पॉइंट किया गया है कि कहाँ पर क्या हुआ था और कौन सा रीजन किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स एगो वीट एंड बार्ली की सबसे पहले कल्टीवेशन कहाँ पर की गई। यहाँ पर दो जगहों को मैंने एनसर्कल कर दिया। ये दोनों जगहों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक जगह का नाम है सुलेमान और दूसरे का जगह का नाम है करीताल। तो ये दो जगह है जहाँ पर सबसे पहले बिफोर 8000 ईयर्स एगो वीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंडस रिवर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जो इंडस रिवर है यहाँ पर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कंसिडर की जाती है। ये भी पॉइंट आपके बुक में लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो विंध्यास है, यहाँ पर एरिया जो है नर्मदा के ऊपर जो विंध्यास है, ये सारे नाम जो है ये मतलब एंशिएंट इंडिया के नाम है। मतलब एंशिएंट कि जिसमें एंशिएंट इंडिया में जो जो जगहों का नाम था उनका नाम इसी तरीके से था। तो यहाँ पर विंध्यास के ऊपर नार्दर्न साइड में जो रीजन था, विंध्यास के नार्दर्न साइड में रीजन जो था, गंगा के नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गंगा प्लेन्स, यहाँ गंगा यहाँ है और उसके प्लेन्स इस साइड से है। तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल राइस प्रोडक्शन की गई। इंडिया के एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको इस मैप में यही 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको सीखने हैं। तो राइस प्रोडक्शन सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर की गई, जब हम अर्ली मैन को कंसिडर करते हैं तो वो विंध्यास के नॉर्दर्न पार्ट्स में की गई। तो आपको अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि इंडस रिवर पे हुई थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि अर्लीस्ट व्हीट एंड बार्ली प्रोडक्शन बिफोर 8000 ईयर्स एगो कहाँ पर हुआ था, सुलेमान और करीतार। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर हुआ था। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप एक लाइन ऐसे ड्रा कीजिए अपने मैप के ऊपर इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये नॉर्दर्न पार्ट होता है, ये साउदर्न पार्ट होता है, ये ईस्टर्न होता है और ये वेस्टर्न पार्ट होता है। अब ये जो डायरेक्शन होता है रेफरेंस लेनी पड़ती है हमें, ये नॉर्थ और साउथ। तो ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये डायरेक्शन हमारी होगी नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट में ही सबसे पहले वीट प्रोडक्शन हुई थी। इसी तरीके से अगर इसको कंसिडर करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमें रेफरेंस पॉइंट मान के चलना चाहिए और यहाँ पर साउथ वेस्ट कह सकते हैं इसको। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर आती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये साउथ ईस्ट आएगा और ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपने पूरी तरीके से मैप को समझा और डायरेक्शंस को भी आपने याद रख लिया। तो आप अपने आप को एक छोटा बच्चा कंसिडर करते हुए एनसीईआरटी इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा। तो पहला पेज हमारी बुक से हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कुछ जगहों को दिया गया था, वो जगह आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरी तरीके से मैं एक एक चीज़ करके समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा कि व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, गंगा के बारे में बात हुई है और कहा गया है कि गंगा बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है। तो ट्रिब्यूटरीज अब क्या होता है, वहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड जो लिखा गया है वो ट्रिब्यूटरीज लिखा गया है। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है स्मॉल रिवर्स, ठीक है, दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, आप सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे रिवर जो होते हैं, जो बहुत सारे
मिलकर एक बड़े रिवर में फ्लो होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। असल में ये सोर्स होते हैं उस रिवर के, उसके पानी को इंक्रीज करने के लिए। तो ट्रिब्यूटरीज आपको समझ में आ गया कि ये स्मॉल रिवर्स होते हैं जो फ्लो करते हैं एक बड़े रिवर में, तो उनको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। नाउ उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है वो ये है, मैं आपको मैप पे भी ये चीज़ दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज नोन एज मगधा। अब ये मगधा एम्पायर के बारे में आपको बाद में भी पढ़ना है, तो यहाँ पर इन्होंने मगधा के बारे में लिखा है। अब मैं यहाँ पर आपको मैप दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपने कहाँ पर गंगा पिन पॉइंट किया, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका गंगा यहाँ पर है, ठीक है। अब गंगा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली नॉर्थ है, ये वाली साउथ है, ये वाली कौन सी है, ईस्ट है, और ये वाली कौन सी है, वेस्ट है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि साउथ वाली डायरेक्शन में जो प्लेन ये वाला एरिया था, और गंगा की इंक्लूडिंग गंगा के ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज है इस एरिया में, साउथ एरिया में जो पड़ते हैं, गंगा के साउदर्न डायरेक्शन में जो पड़ते हैं, उस एरिया का नाम क्या रखा गया है, उस वक्त उसका नाम, एनिशेंट नाम क्या था, मगधा। तो मगधा एम्पायर के बारे में भी बाद में पढ़ना पड़ता है, तो मगधा आपको मैप में पता होनी चाहिए कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए, मगधा अब प्रेजेंटली कहाँ पर है, ये प्रेजेंटली बिहार में लोकेटेड है। तो आपको मगधा समझ में आ गया, असल में मगधा कौन सी जगह है, ये बिहार में एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा है, यहाँ इसको भारत क्यों कहा गया है, इसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया वर्ड जो है इंडस रिवर, तो इंडस रिवर आपको पता है कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी, इंडस से निकला है। तो अब इंडस को अगर देखेंगे, इंडस रिवर को अगर देखेंगे पूरी तरीके से, तो उसको सिंधु नदी का भी नाम दिया जाता है। जो संस्कृत में इंडस का नाम है वो सिंधु है। संस्कृत में जितनी भी बुक्स लिखी गई है, जितनी भी स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं, उसमें इंडस रिवर जो है, जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कंसिडर की जाती है, उसमें इंडस का नाम सिंधु रखा गया। तो ये सिंधु जो है वो इंडस का संस्कृत नेम है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया कैसे नाम पड़ा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, ये जो ईरानियंस थे जो इंडिया में ट्रेड करते थे, और ग्रीक्स जो इंडिया में ट्रेड करते थे, इंडिया आते थे विजिट करने के लिए, तो वो क्या करते थे, ईरानियंस और ग्रीक्स जो मतलब इन द मतलब इंडस रिवर को वो क्या कहते थे, इंदोस, ठीक है, और हिंदोस, ठीक है, ये इस रिवर को ये नाम से पुकारते थे। तो ये नाम जो थे वो ईरानियंस और ग्रीक्स ने एक इंडस रिवर को दिया गया था। तो अब इस इंडस रिवर के आसपास जो लैंड था, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो अब मैं यहाँ पर आपको फिर से मैप पे ले जा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये बेटा इंडस रिवर है। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शंस बता दूंगा फिर से। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन, ये कौन सी हो गई, ईस्ट, ये कौन सी हो गई, साउथ डायरेक्शन, और ये हो गई ये। अब इंडस के ईस्ट में जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये जो ईस्ट वाला एरिया है, इंडस रिवर के ईस्ट साइड पे जो एरिया था, उस एरिया को ही क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। बेटा क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। तो ये नाम असल में बाहर के लोग इस एरिया को देते थे, क्योंकि उनको ही मतलब यहाँ पर नाम देने की ज़रूरत पड़ी। असल में पहले क्या किस तरीके से नाम हुआ करते थे, छोटे छोटे पार्ट्स के नाम हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य रजवाड़ियों के नाम हुआ करते थे, या आप मतलब छोटे छोटे गाँवों के नाम हुआ करते थे। बड़े कंट्री का कंसेप्ट ही नहीं था, देश का कंसेप्ट नहीं था। तो तब उस वक्त नाम किस तरीके से हम कंसिडर कर देते थे। तो अब यहाँ पर भारत की अगर बात करेंगे तो भारत वर्ड कहाँ से आ गया है। अब जो पीपल थे हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, अब ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये मैंने आपको बोला नॉर्थ, ये कौन सी है साउथ, ये कौन सी है ईस्ट, और ये कौन सी है वेस्ट। अब ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उसको हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट कहते थे। अब इंडस रिवर को आप रेफरेंस मान के चलो, मान लो यहाँ पर इंडस रिवर है, अब इसके नॉर्थ वेस्ट में जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इसको
जहाँ जो लोग वहाँ पर रहते थे, तो उनको उस एरिया को क्या कहते थे, उस एरिया को नाम भारत रखा गया। तो ये असल में भारत का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेदा में किया गया। तो ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा में ही सबसे पहले भारत का कंसेप्ट आया। तो आप सभी लोगों को ये बात भी पता चल गई है कि इंडिया जो है, इंडिया वर्ड कहाँ से आया है, भारत वर्ड कहाँ से आया है, ये हमारे पहले चैप्टर में लिखा गया है, जिस चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम है पहले चैप्टर का हमारे जो 6th क्लास की हिस्ट्री है, व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हेन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। मानोस्क्रिप्ट्स के बारे में बात की गई है। अब ये मानोस्क्रिप्ट्स क्या होते थे, तो आपको बहुत सालों से पहले, मतलब बहुत साल पहले क्या किया जाता था कि कुछ हाथ से जो जब लिखते थे ना, चाहे किसी भी मतलब किसी भी चीज़ पे जब कुछ हाथ से लिखते थे, असल में जो मतलब ये एक लेटिन वर्ड है, जो मानो है, मानो एक लेटिन वर्ड है। जब ये लेटिन वर्ड है मानो है, तो उसका मीनिंग है हैंड। तो हाथ से लिखी गई चीज़ को क्या कहते थे, मानोस्क्रिप्ट्स कहते थे। तो यूजुअली ये पाम ट्री पे, यानी कि पाम लीफ में, देखो एनसीईआरटी को एक एक लफ्ज़ आपको गौर से पढ़ना है, ताकि आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए कि एग्जामिनर एनसीईआरटी को ही बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है इसको। तो आपको ये कभी पूछा जाएगा कि अर्लीस्ट मानोस्क्रिप्ट्स किस पे लिखे जाते थे, तो पाम लीफ पे लिखे जाते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ ब्रिज जो था, मतलब बाग ऑफ ए ट्री, जिसको हम ब्रिज कहते थे, उस पर लिखा जाता था, जो हिमालयन रीजन्स में पाए जाते थे। तो हमारे कश्मीर में भी हिमालयन रीजन ऑलमोस्ट ये है। तो यहाँ पर भी मतलब पुराने ज़माने के जब हम वो पेड़ देखते हैं जिस पर पुराने ज़माने की चीज़ें लिखे जाते थे, तो हाथ से जब लिखे जाते थे उनको हम क्या कहते थे, मानोस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। आई होप कि मानोस्क्रिप्ट्स आपको पता चला गया होगा। मानो मीन्स हैंड, एक लेटिन वर्ड है जो पाम लीव्स में लिखा जाता था। तो इसके अलावा ये कुछ ट्रीज़ के बाक्स पे भी लिखा जाता था, तो उसको क्या कहते थे हम, तो उनको हम मानोस्क्रिप्ट्स कहते हैं। नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट, अब इंस्क्रिप्शंस आते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, आपने मतलब मानोस्क्रिप्ट्स तो समझ लिया, अब इंस्क्रिप्शंस को समझ लीजिए। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ये एक राइटिंग्स होती है ऑन हार्ड सरफेस। ये भी लिखी हुई कोई इन्फॉर्मेशन होती है ऑफ द पास्ट, लेकिन हार्ड सरफेस पे, जैसे पत्थरों पे, किसी स्टोन पे, किसी मेटल पे जब लिखा जाएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ लिखा जाएगा, तो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट हिस्ट्री, जब हम इस दौर में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए, जिस सोर्स से ही हम ये बात पता लगाए कि पुराने ज़माने में हम किस तरीके से क्या करते थे। तो वो हमें किसी सोर्स से पता चलती थी। तो हमारे पास दो सोर्सेज थे, एक तो मानोस्क्रिप्ट्स थे और एक इंस्क्रिप्शंस थे। अब इसके बाद अगर बात करेंगे कि पुराने ज़माने में लैंग्वेज कौन सी थी, तो अगर सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ द पास्ट की बात करेंगे, तो यहाँ तो संस्कृत लैंग्वेज ज़्यादा चलती थी, यहाँ पैराकृत लैंग्वेज चलती थी। अब ये पैराकृत लैंग्वेज क्या होती है, तो ऑर्डिनरी पीपल जो आपस में लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम पैराकृत लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी में जिक्र की गई है, आपको क्लास 6 में बता पैराकृत लैंग्वेज कौन सी होती है या संस्कृत लैंग्वेज कौन सी होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ क्लास 6th एनसीईआरटी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात पहले ही बताई दी, सोर्सेज ऑफ पास्ट, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक तो मानोस्क्रिप्ट्स से मिलती है, एक तो इंस्क्रिप्शन से मिलती है, एक तो आर्कियोलॉजी से मिलती है। अब आर्कियोलॉजिकल वो डिपार्टमेंट होता है जो स्टडी अबाउट द पास्ट करता है। तो किस तरीके से ये खुदाई करके, एक्सक्वेशन करके वहाँ से चीज़ों को निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं, और उससे हमारे को इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज़ कितना पुराना है, उस वक्त इस चीज़ के साथ किस तरीके से बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं कि पास्ट में किस तरीके से रहा होगा। तो तीन टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं, एक तो मानोस्क्रिप्ट्स होते हैं, एक इंस्क्रिप्शंस होते हैं, एक आर्कियोलॉजी होती है। तीनों सोर्सेज ऑफ पास्ट कंसिडर किए जाते हैं। नाउ मूविंग टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ क्लास 6, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इसके बारे में भी जिक्र की गई है। जीसस क्रिस्ट जो थे, जीसस क्रिस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है। तो ये आप सभी लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे लोगों को पता है। तो लेकिन जो डेट्स हम पढ़ते हैं ना आज के ज़माने में, तो वो अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, तो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट को कंसिडर किया जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो मान लो ये एक लाइन है,
ठीक है। इस दिन बर्थ हुआ था जीसस क्रिस्ट का, ठीक है। जीसस क्रिस्ट का जब इस दिन बर्थ हुआ था, उसके आगे कि ये एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये एक जीरो रखा गया, उसके आगे वाले पीरियड को टाइम जोन में कन्वर्ट किया गया और पीछे वाले पीरियड को भी टाइम जोन में कन्वर्ट किया गया। तो हम इसी तरीके से टाइम जोन को चलते हुए देखेंगे। तो आपको यहाँ पर एक स्केल में बता दूंगा, जिस स्केल से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट, तो मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म से पहले जो भी डेट आता है उसके बाद में हमें लिखना पड़ता है BC। मान लो मैं आपको बता दूंगा कि 1200 BC, मान लो ये 1200 साल पहले, 1200 साल जन्म मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले की बात हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा AD, क्या होता है? एनो डोमिनिया, यानी कि आफ्टर डेथ भी आप कह सकते हो। तो AD क्या होता है? अगर मैं अब इसी के साथ AD जोड़ूं तो 1200 साल आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट। समझ में आ गया? पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ फिर से समझा दूंगा किस तरीके से होता है। आप ध्यान दीजिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक मतलब टाइम जोन है, ठीक है। अब टाइम जोन में इसमें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? अब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इस दिन जीरो डेट होगा। अब जितने भी डेट्स इसके पास्ट में होंगे तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? BC। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब इसके बाद जितने भी डेट्स इसके बाद में होंगे उनके साथ क्या लगाएंगे? AD, यानी कि आफ्टर डेथ एनो डोमिनिया, या इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो जितना दूर चला जाएगा तो उतना टाइम पीरियड आपको कंसिडर करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से डेट्स उस वक्त रेफरेंस ली गई। तो अब अगर AD की बात करेंगे, AD को हम कॉमन एरा भी कहते हैं, आफ्टर डेथ या एनो डोमिनिया को हम कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। BCE क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, यानी कि BCE को कंसिडर कर सकते हैं बिफोर क्राइस्ट को, बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। कॉमन एरा किसको कहते हैं? AD को कहते हैं। बिफोर कॉमन एरा किसको कहते हैं? BC को कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट को कहते हैं। और यहाँ पर एक और मतलब एक पॉइंट आता है, BP आता है, बिफोर प्रेजेंट। प्रेजेंट से पहले क्या हुआ होगा उसको हम BP कह सकते हैं। 1200 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, मतलब 2021 से 1200 साल पहले, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होना, टाइम स्केल मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर लास्ट में आपको मैच द फॉलोइंग मिलेंगे। तो मैच द फॉलोइंग आपको करने होंगे लास्ट में। आपको मतलब मैच द फॉलोइंग जब मिलेंगे तो वो चीज़ आपको मैच करना है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा ताकि आपका एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। ये कुछ मैप के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले मैप बताया था, आपको कुछ जगहों का नाम दिया जाएगा, आपको वो पिन पॉइंट करने हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो गोरी हिल्स की, तो गोरी हिल्स अर्ली अफगानिस्तान, गोरी हिल्स जो थे वहाँ पर अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में मगधा किसको कहते हैं? मगधा मैंने आपको बताया था फर्स्ट बिग किंगडम यहाँ पर कंसिडर की जाती थी। अब अगर नर्मद की बात करेंगे या नर्मदा की बात करेंगे तो यहाँ पर हंटिंग गैदर्स रहते थे, जो शिकार करते थे वो यहाँ पर रहते थे। इंडस की बात करेंगे तो फर्स्ट सिटी यहाँ पर कंसिडर की जाती है। अब गंगा वैली की बात करेंगे, सिटीज़ अराउंड 2500 ईयर्स एगो, मतलब आपको मैं एग्जैक्टली डेट बता दूंगा, 2500 मतलब सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। तो अगर इसकी गंगा वैली की बात करेंगे तो गंगा वैली में सिटीज़ एस्टैब्लिश हुई थी 2500 साल पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच द फॉलोइंग में करेक्टली जोड़ने हैं। तो यहाँ पर मैंने ठीक तरीके से जोड़े हैं, तो आप वहाँ पर मैच याद रख सकते हो। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप NCERT का एक भी पॉइंट लाइटली नहीं ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में हमने पहला चैप्टर पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि NCERT पूरी की पूरी सीरीज़ खत्म हो जाए।